ओके, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है ऑफ द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। एंड लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था एंड मैंने आप सभी लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया था। और मैंने आप लोगों को काम ये दिया था कि भाई आप लोगों को सेट्स वाला चैप्टर रिवाइज करना है। मैंने आप लोगों को बोला था कि सेट्स वाला चैप्टर रिवाइज करने के अलावा आप लोगों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर भी एक बार रिवाइज करके आना है। ये तो मेरा पहली प्रायोरिटी थी, होमवर्क की पहली प्रायोरिटी। फिर मैंने आपको एक सेकंड प्रायोरिटी दी थी कि भाई चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट कर लेना। एंड कंप्लीट कर लिया है तो उसके सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस का हम वेडनेसडे जो भी हमारी क्लास होगी अगली क्लास, उसमें मैं जितने भी आप लोग डाउट्स पूछोगे वो क्लियर कर दूंगा। बाद में मत बोलना कि सर मेरे और रह गए थे बाद में, ठीक है ना। जितने भी डाउट्स हो जाएंगे उस दिन मैं क्लियर कर दूंगा। एंड थर्ड प्रायोरिटी मैंने क्या दी थी, मुझे याद दिलाना जरा। 3 मैंने चीज़ें बोली थी आपको करने को। हाँ, फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि अप टू क्वेश्चन नंबर 59, प्रोबेबिलिटी चैप्टर के 59 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें पीछे से शुरू करना और क्वेश्चंस ट्राई करना आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चंस ट्राई करना जैसे कि आपको आइडिया लगेगी कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस तो कर लिए थे, जैसे मुझे याद है हमने 53 क्वेश्चन किया था जो आप लोगों से हुआ नहीं था, फिर मैंने बाद में कराया था आप लोगों को। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो मुझे जल्दी से पहले बताएंगे कि पहला वाला होमवर्क किस किस ने कर लिया। पहला वाला होमवर्क किस किस ने कर लिया, जल्दी बताओ। सेट्स चैप्टर रिवाइज करने का और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन रिवाइज करने वाला काम, ये जो पहला होमवर्क था हमारा, पहली प्रायोरिटी थी होमवर्क की, वो किस किस ने कंप्लीट कर लिया ये वाला काम। किसी ने तो किया होगा, या कोई भी रिवाइज करके नहीं आया। मुझे लगता है सब नालायक होते जा रहे हैं, जैसे जैसे बैच आगे बढ़ते जा रहे हैं लोग नालायक होते जा रहे हैं। बताओ जरा, जब ये नहीं किया तो ये तो उम्मीद ही छोड़ देता हूँ मैं तुम लोगों ने किया होगा। यानी सैटरडे संडे तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया और एग्ज़ाम पास में आ रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। तो देखिए येलो वाला जो पोर्शन है ये हम लोग कर चुके हैं और ये वो पोर्शन है, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट भी है एंड ईजी भी था देखा जाए तो। अब आज जो हम करने वाले हैं ये है टाइप्स ऑफ इवेंट, ये भी ईजी है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये भी इजी है एंड ए साइड बाय साइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो आइए जी शुरू करते हैं और देखते हैं कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं। तो देखिए द सैम्पल स्पेस फॉर टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली इज गिवन बाय। अगर मैं 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली टॉस करता हूँ, यानी मेरे पास 3 कॉइन्स है, तीनों कॉइन इकट्ठे टॉस कर देता हूँ लेट से, या फिर एक एक करके एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करता हूँ, दोनों ही सिचुएशंस में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर मैं तीनों कॉइन इकट्ठे टॉस करता हूँ तो हो सकता है कि तीनों में टेल आ जाए, 2 में टेल 1 में हेड आ जाए, एक में टेल 1 में हेड 1 में टेल आ जाए, एक में टेल 1 में हेड दूसरे में भी हेड आ जाए, तीसरे में भी हेड आ जाए, सॉरी पहले में हेड दूसरे में टेल तीसरे में टेल आ जाए, पहले में हेड दूसरे में टेल तीसरे में हेड आ जाए। एंड इसी तरीके से ये टोटल 8 तरीके के आउटकम हो सकते हैं। और मैंने पहला कॉइन टॉस किया, पहले एक ही कॉइन था मेरे पास, मैंने पहली बार टॉस किया, फिर दूसरी बार टॉस किया, फिर तीसरी बार टॉस किया। तो हो सकता है कि पहली बार टॉस में भी टेल आयो, दूसरी बार टॉस में भी टेल आयो, तीसरी बार टॉस में भी टेल आयो, पहली बार टॉस में टेल आयो, दूसरी बार टॉस में टेल आयो, तीसरी बार टॉस में हेड आ गया। तो इसी तरीके से अगर मैं एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करता हूँ तो उसके भी ये 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। यानी मैं 3 कॉइन एक ही बार में एक ही बार टॉस करता हूँ तो भी 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। और मैं अगर एक ही कॉइन 3 बार टॉस करता हूँ तो उसके भी 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है ना। सपोज इफ वी वांट टू फाइंड ओनली द आउटकम्स विच हैव एटलीस्ट 2 हेड्स। हमें अगर जानना है सिर्फ वो आउटकम्स जिनमें एटलीस्ट 2 हेड्स हैं, कम से कम 2 हेड्स हैं, देन द सेट ऑफ ऑल सच आउटकम्स इज गिवन एज। तो आउटकम कौन कौन से होंगे, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब है कम से कम 2 हेड हों। तो देखो ये वाला आउटकम में तो नहीं है ऐसा हो रहा, इसमें भी ऐसा नहीं हो रहा, इसमें भी ऐसा नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है इसमें नहीं हो रहा, इसमें भी हो रहा है इसमें भी हो रहा है इसमें भी हो रहा है, यानी 4 आउटकम्स ऐसे जिसमें कम से कम 2 हेड है, ठीक है ना। तो चारों आउटकम्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। दस एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर ये एक इवेंट है जिस मैंने लिखा
इवेंट के अंदर ई ई ई रिप्रेजेंट्स एन इवेंट जो कि क्या है, एक ऐसा ऑल दोस इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोस आउटकम्स विच हैव एटलीस्ट टू हेड्स। बट ये जो इवेंट है, अगर मैं इसको एक सेट बोलूँ तो ये सेट हमेशा एक सबसेट होगा मेन सेट का या सैम्पल स्पेस का, ठीक है ना। दस एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस। तो कोई भी इवेंट होता है ये हमेशा सबसेट होता है आपका सैम्पल स्पेस का। तो एक बहुत ही ईजी सी बात लिखी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। ई इज अ सबसेट ऑफ एस, ईजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब आगे सुनो, अब आते हैं मेन बात पर, और वो है टाइप्स ऑफ इवेंट। तो सबसे पहला है इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या होते हैं भाई इंडिपेंडेंट इवेंट? तो देखो, पहली चीज, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए दो इवेंट का होना पहली बात तो बहुत ज़रूरी है, दो या दो से ज़्यादा। आप सिर्फ एक ही इवेंट है उसको इंडिपेंडेंट है कि नहीं ये चीज़ नहीं बोली जा सकती, दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, दो या दो से ज़्यादा इवेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब सुनो, पहला इवेंट है, लेट से मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ, एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। इवेंट ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है ना, वाइल टॉसिंग अ कॉइन फॉर फर्स्ट टाइम। और इवेंट बी है अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड वाइल टॉसिंग अ कॉइन फॉर सेकेंड टाइम। तो ए और बी जो इवेंट है ये दोनों ही इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्यों? अगर मैं बोलूं कि भाई बताओ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, यानी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, जब मैं कॉइन टॉस करता हूं पहली बार, तो हम क्या बोलेंगे 1/2। फिर अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूं, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा अगर मैं कॉइन टॉस करता हूं दूसरी बार, तो क्या इसका आंसर इन्फ्लुएंस हो रहा है इसके आंसर से? सिर्फ हमें ये जानना है, अपने दिमाग से एक ही चीज पूछनी है, क्या इसका आंसर पिछले वाले आंसर से इन्फ्लुएंस हो रहा है? अगर दिमाग जवाब देता है हाँ, तो हम बोलेंगे कि इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर इन्फ्लुएंस होता है तो। बट अगर ये वाला आंसर पिछले आंसर से इन्फ्लुएंस नहीं होता तो हम बोलेंगे कि इवेंट ए और बी जो है ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है। और यहाँ पर भी देखो प्रोबेबिलिटी क्या रही है 1/2। इट डजेंट मैटर कि पहली बार कॉइन टॉस करने पे क्या आया था, इट डजेंट मैटर कि पहली बार कॉइन टॉस करने पे क्या आया था। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भाई पहली बार कुछ भी आया हो, दूसरी बार बताओ हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप अगेन वही आंसर दोगे सर 1/2। चाहे पहले हेड आया था चाहे पहले टेल आया था, उससे मेरा आंसर चेंज नहीं होगा दूसरी बार भी। तो ए और बी इवेंट इस सिचुएशन में बन जाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो हमें बहुत जरूरी है जानना कि इंडिपेंडेंट इवेंट होते क्या हैं। तो क्या लिखा है, इफ द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द आउटकम द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट, यानी एक इवेंट ए है, इसका आउटकम इन्फ्लुएंस नहीं करता बी के आउटकम को, या फिर बी का आउटकम इन्फ्लुएंस नहीं होता ए के आउटकम से, ठीक है ना, तो इन इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन द कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, ए डैश, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, बी डैश। यानी अगर ए है एक इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो ए डैश क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। ए डैश क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। ऐसे बी डैश क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड फॉर सेकंड टाइम, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है। तो अगर इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ बोलने की कोशिश करता है। अब इस चीज़ को है ना हम अपने दिमाग में और अच्छे से उतारने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये चार फॉर्मूलेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस फॉर्मूले की हमने लास्ट क्लास में एक झलक भी देखी थी, मैंने आपको समझाया भी था कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। और मैंने इन तीनों फॉर्मूले की भी आप लोगों को एक झलक दिखाई थी, ठीक है ना, कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और इसी तरीके से अगर तीन इवेंट्स और तीनों इंडिपेंडेंट हैं, लेट से एक इवेंट बोल देता हूँ सी, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल वाइल टॉसिंग अ कॉइन फॉर थर्ड टाइम।
तो अगर मैं इसका आंसर जानना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो इसका आंसर भी आप क्या दोगे 1/2, और ये आंसर इन्फ्लुएंस नहीं होगा ना ही ए से ना ही बी से। तो अब ए बी सी तीनों ही इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट हो चुके हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई ए बी और सी इवेंट अकर हो जाए, यानी पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए, तीसरी बार टेल आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप क्या बोलोगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। आपको पता है, आपको अच्छे से पता है, बहुत इजी आंसर है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी आंसर है। बताओ टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे। अगर मैं 3 बार कॉइन को टॉस करता हूँ तो आप बोलोगे सर ये 8 आउटकम्स होंगे, और इन 8 में से हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जानना चाहता हूँ तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है कि पहली बार हेड आए, दूसरी बार हेड आए और तीसरी बार टेल आए। अब आप देखो कि इन आउटकम्स में हेड हेड और टेल कितनी बार आ रहा है, तो आप देखोगे सिर्फ एक बार आ रहा है, सिर्फ एक बार। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/8, और यही सेम आंसर तो हमने इस फॉर्मूले से भी निकाला, सेम आंसर तो निकाला 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करके आंसर क्या है 1/8, वही सेम आंसर आ गया। ठीक है ना, बात समझ आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो नोट, इंडिपेंडेंट इवेंट आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रीवियस इवेंट, तो यह चीज़ हमको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिपेंडेंट अगर इवेंट हैं तो वो अफेक्ट नहीं होंगे प्रीवियस इवेंट से, यानी इवेंट बी जो है वो इवेंट ए से इफेक्ट नहीं होगा, इवेंट सी जो है वो इवेंट ए और इवेंट बी से इफेक्ट नहीं होगा, तभी ये इवेंट इंडिपेंडेंट माने जाएंगे, ये इवेंट स्वतंत्र माने जाएंगे, स्वतंत्र, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस डे होता है ना, स्वतंत्र दिवस, वही स्वतंत्र माने जाएंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मेरे पास आप लोगों के लिए। क्या एग्जाम्पल है, सुनो। इफ द चांसेस, लिखना आप सभी को है, इफ द चांसेस ऑफ फ्लाइट, इफ द चांसेस ऑफ फ्लाइट बीइंग डिलेड, बीइंग डिलेड, बीइंग डिलेड इज 20%, ठीक है ना। व्हाट आर द चांसेस, फुल स्टॉप, व्हाट आर द चांसेस what are the chances of no delays, of no delays at all, at all on a round trip, on a round trip। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समझो क्या है, एक फ्लाइट डिले होगी, इसके 20% चांस है, ये क्वेश्चन ने बोल दिया। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या चांसेस हैं कि अगर मैं एक राउंड ट्रिप मारता हूँ तो एक भी बार डिले नहीं होगा, एक भी बार डिले नहीं होगा, एक भी बार डिले नहीं होगा, ठीक है ना। यानी आते जाते वक्त पूरे राउंड ट्रिप में दोनों ही तरफा डिले नहीं होगा, इसके क्या चांसेस हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझो इस क्वेश्चन से चीज़ों को समझो। मैं बोलता हूँ कि ए बी एन इवेंट, ए बी एन इवेंट, ठीक है ना, वेयर वेयर ऐसे नहीं लिखता, लेट ए बी एन इवेंट वेयर, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, देयर इज नो डिले ठीक है ना। इसको ऐसे समझने से अच्छा है, मैं यहाँ पे एक पहला आइडिया दे देता हूँ आपको। लेट से सिटी है दिल्ली और ये सिटी है मुंबई, ये है सिटी दिल्ली, है सिटी मुंबई। आप फ्लाइट का यूज़ करके पहले दिल्ली से मुंबई जाओगे और फ्लाइट डिले हो गया, इसके 20% चांस हैं, फिर वापस मुंबई से दिल्ली आओगे, फ्लाइट डिले होगा, इसका चांस कितना है 20% है। अब हम जानना चाहते हैं कि आप दिल्ली से मुंबई गए, मुंबई से दिल्ली आ गए और फ्लाइट डिले नहीं हुई, इसके क्या चांसेस हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैं ए बोलो, ए बी एन इवेंट वेयर देयर इज नो डिले फ्रॉम
दिल्ली टू मुंबई, और बी एक इवेंट बोल रहा हूँ वेयर देयर इज नो डिले फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट, मुंबई टू दिल्ली, ठीक है ना। तो ये ए और बी इवेंट बोल दिया, ये हो गया इवेंट ए, ये हो गया इवेंट बी। इवेंट ए है कि दिल्ली से मुंबई जा रही है, देयर इज नो डिले, और इवेंट भी हो गया कि मुंबई से दिल्ली आ रही है एंड देयर इज नो डिले, ठीक है ना। अभी तक तो बहुत 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 सिंपल सी है, बहुत सिंपल बात है। अब मैं जानना क्या चाहता हूँ कि भाई राउंड ट्रिप मार रहा हूँ और डिले नहीं हो रही फ्लाइट, ना आते वक्त ना जाते वक्त, ना जाते वक्त ना आते वक्त, यानी समझना मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। क्या इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, याद करो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, और यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है और। ये आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया, और ये हम सेट्स वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं उस चीज़ को। अब अगर मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना फ्रेमिंग करो, ठीक है ना, इस चीज़ की फ्रेमिंग करो, तो आप क्या बोलोगे? क्या आप ये बोलोगे कि हम ये निकालना चाहते हैं कि जाते वक्त भी कोई डिले ना हो एंड आते वक्त भी कोई डिले ना हो? हम क्वेश्चन पढ़ करके व्हाट आर द चांसेस ऑफ नो डिलेज एट ऑल ऑन अ राउंड ट्रिप क्या निकालना चाहते हैं? कि जाते वक्त भी डिले ना हो एंड आते वक्त भी डिले ना हो, या फिर हम ये निकालना चाहते हैं कि जाते वक्त भी डिले ना हो या फिर आते वक्त भी डिले ना हो, या फिर इसका मतलब क्या होता है और, ठीक है ना। हम क्या निकालना चाहते हैं? तो ऑब्वियस ही बात है, हम निकालना चाहते हैं कि जाते वक्त भी डिले ना हो एंड आते वक्त भी डिले ना हो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो और हमें अच्छे से समझ आता है कि यहाँ पे एंड वर्ड का यूज होगा, क्योंकि नो डिले एट ऑल ऑन अ राउंड ट्रिप बोल रहा है कि आते वक्त एंड जाते वक्त दोनों ही वक्त डिले ना हो। तो यहाँ पर और जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठ रहा, और जो है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठ रहा। तो ये हमें करना है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है। अब हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो अब हमें ये बात कर लेनी है कि क्या इवेंट ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। आंसर आएगा सभी के दिमाग में, सर है तो सही, क्योंकि अगर दिल्ली से मुंबई फ्लाइट गई थी और वो डिले नहीं हुई, तो क्या मुंबई से दिल्ली जाएगी इस में डिले होगी या नहीं होगी, इस बात का कोई फर्क क्या इवेंट ए से है? इसका कोई रिलेशन है क्या इवेंट ए से? यानी दिल्ली से मुंबई गई और डिले नहीं हुई, तो क्या ये बोलना सही होगा कि आते वक्त डिले नहीं हुई थी तो जाते वक्त भी डिले नहीं होगी? आंसर इज नो। और क्या ये बोलना सही है कि आते वक्त डिले नहीं हुई थी तो जाते वक्त तो पक्का होगी? इसका आंसर भी नो। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ए और बी डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि बी इवेंट का होना ना होना ए इवेंट से कोई मेल ही नहीं खाता। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसका आंसर कितना होगा बताइए जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि देयर इज नो डिले फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट। अब देखो डिले होने के चांसेस 20% है, तो डिले ना होने के कितने हो गए? 80%। 80% को कैसे लिखेंगे? 80/100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई? 80/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगेन, मुंबई से दिल्ली फ्लाइट आ रही है और डिले नहीं होगी, इसके क्या चांसेस हैं? अगेन 80%। तो आंसर क्या जाएगा? 64/100, यानी कि 64% चांसेस हैं कि फ्लाइट आते वक्त एंड जाते वक्त या फिर जाते वक्त एंड आते वक्त दोनों ही वक्त ये डिले नहीं होगी, ठीक है ना। अब इसमें ये समझते हैं कि और क्या सिचुएशन बन सकती है, और क्या सिचुएशन बन सकती है। अब हमें क्या लगता है कि सर अगर 64% चांसेस है कि फ़्लाइट डिले नहीं होगी, यानी कि 36% चांसेस हैं कि फ़्लाइट डिले होगी, हमें यही लगता है ना कि 36% चांसेस है कि फ़्लाइट डिले होगी। तो बात तो सही है आपकी, बट पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है समझने की कोशिश करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फ्लाइट जाते वक्त, दिल्ली से मुंबई जाते वक्त डिले होगी बट आते वक्त डिले नहीं होगी, ये इसका मतलब हुआ। अगर इवेंट ए है कि डिले नहीं होगी तो इवेंट ए डैश क्या होगा? कि डिले होगी, ठीक है ना। तो एक तरफा फ्लाइट डिले होगी, इसके चांसेस कितने हैं? 20%। और आते वक्त वापस जब मुंबई से दिल्ली आएंगे फ्लाइट डिले नहीं होगी, है पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी
इसके चांसेस कितने हैं 80%, तो ये कितना आ गया 16%। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा कि भाई फ्लाइट जाते वक्त डिले नहीं होगी बट आते वक्त डिले होगी। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि जाते वक्त तो डिले नहीं होगी बट आते वक्त डिले हो सकती है, ये भी एक चांस है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 80/100 मल्टीप्लाई बाय 20/100, ये भी कितना हो गया 16%। तो अगर हम इन सबको टोटल करें तो 64 + 16 + 16 होता है 96%, यानी 4% कहाँ गया, 4% चांसेस हैं कि फ्लाइट जाते वक्त एंड आते वक्त दोनों तरफा डिले होगी, दोनों तरफा डिले होगी, ठीक है ना। और इसको जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे 20/100 मल्टीप्लाई बाय 20/100, और जब आप इसका आंसर निकालोगे तो 4/100 आएगा विच इज 4%, ठीक है ना। देखो एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, तो 2 2 से 4, 4/100 यानी कि 4%। ऐसे एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, तो 8 2 से 16/100 है 16%, ठीक है ना। तो ये चीज़ करी है मैंने हर जगह, बात समझ आ गई होगी आपको। 8 8 से 64/100 यानी 64%। अब देखो क्या क्या सिचुएशन बन सकती थी, हमने सारी सिचुएशंस कवर कर ली। पहली सिचुएशन बन सकती थी कि जाते वक्त भी डिले ना हो, आते वक्त भी डिले ना हो, वो सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी है ये। एक प्रोबेबिलिटी थी कि जाते वक्त डिले हो बट आते वक्त डिले ना हो, उसके चांसेस हैं 16%। एक प्रोबेबिलिटी है कि जाते वक्त डिले ना हो, आते वक्त डिले हो जाए, ठीक है ना, जिसके चांसेस हैं अगेन 16%। और एक है कि भाई जाते वक्त भी डिले हो जाए, आते वक्त भी डिले हो जाए, जिसके चांसेस हैं 4%। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे उन सभी की प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है 100%। वो देखो ये आ भी रहा है 1, ठीक है ना, बात समझ आ गई आप लोगों को। तो इस तरीके से इसको समझा जाता है। तो आई होप आपको इंडिपेंडेंट इवेंट की बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसमें क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछता हमसे व्हाट आर द चांसेस ऑफ डिले ऑफ फ्लाइट ऑन बोथ ट्रिप्स, यानी कि आते वक्त एंड जाते वक्त दोनों वक्त डिले हो, इसके क्या चांसेस हैं, तो आप क्या आंसर देते, आप आंसर देते कि इसके चांसेस हैं 4%। अगर क्वेश्चन पूछता कि व्हाट आर द चांसेस कि भाई सिर्फ एक तरफा डिले हो ये सिर्फ एक तरफा डिले हो, तो इसका आंसर आप क्या देते, इसका आंसर आप देते 32%, ठीक है ना, क्योंकि 16% चांसेस हैं 16% चांसेस हैं कि भाई जाते वक्त डिले होगी बट आते वक्त नहीं होगी, और 16% चांसेस हैं कि आते वक्त डिले होगी बट जाते वक्त नहीं होगी। तो एक ही तरफा डिले हो इसके कितने चांसेस हो गए 32%, ठीक है ना। एक दोनों तरफ डिले हो उसके चांस कितने हो गए 4%, और एक भी तरफा डिले ना हो जाते वक्त और आते वक्त इसके चांसेस हो गए 64%। तो इस तरीके से हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है हम लोगों को समझ आ गया, ठीक है ना। तो इसका मैंने आपको एकदम खोल करके समझा दिया उस चीज़ को कि इसका इंटरप्रिटेशन होता क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट तो हमें समझ आ गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना, समझने की कोशिश करते हैं। इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट, तो उसको हम बोलते हैं कि इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना, समझने की कोशिश करते हैं। एक सैंपल स्पेस है जो कि है एक बार अगर मैं डाइस रोल करता हूँ उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स, तो अगर मैं एक बार डाइस रोल करता हूँ उसको 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। लूडो तो सभी ने खोला होगा, डाइस रोल करने पर 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। एक मैं बोलता हूँ इवेंट ए है, क्या इवेंट ए क्या है ऑड नंबर का आना, और इवेंट बी क्या है इवन नंबर का आना। अब देखो अगर इवेंट ए होता है तो इवेंट बी नहीं हो सकता, और इवेंट बी होता है तो इवेंट ए नहीं हो सकता। साफ साफ दिख रहा है, खुद सोच करके देखो। अगर डाइस रोल करने पे 1 आया तो हम क्या बोलेंगे कि इवेंट ए तो हो गया बट इवेंट बी नहीं हुआ। अगर 2 आया तो हम क्या बोलेंगे कि इवेंट बी तो हुआ बट इवेंट ए नहीं हुआ। अगर 3 आया तो हम क्या बोलेंगे ये इवेंट तो हुआ बट ये इवेंट नहीं हुआ। 4 आया तो ये इवेंट तो हुआ बट ये इवेंट नहीं हुआ। 5 आया तो ये इवेंट तो हुआ बट ये इवेंट नहीं हुआ। और अगर 6 आया तो ये इवेंट तो हुआ बट ये इवेंट नहीं हुआ।
क्या एक भी बार ऐसा हो रहा है कि दोनों जगह टिक आ रहा हो, दोनों जगह टिक आ रहा हो? नहीं हो रहा। तो हम क्या बोलेंगे कि ए और बी जो है ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी एक का होना दूसरे के होने को टोटली प्रिवेंट कर देता है। इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट, अगर इवेंट ए हो रहा है तो उसकी वजह से बी कभी नहीं हो सकता, और अगर बी हो रहा है तो बी के होने की वजह से ए कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है तो हम बोलेंगे कि इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो क्या चांसेस हैं कि इवेंट ए एंड इवेंट बी साइमल्टेनियसली अकर हो जाए? तो आंसर आप क्या बोलोगे? 0। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं एक बार डाइस फेंकूं और इवेंट ए एंड इवेंट बी दोनों साइमल्टेनियसली अकर हो जाए? आप क्या बोलोगे? सर नॉट एट ऑल पॉसिबल, कोई चांसेस ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ए एंड बी का साइमल्टेनियसली अकर होना क्या बोला जाता है? ए इंटरसेक्शन बी, और इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमेशा 0 होता है, चाहे कुछ हो जाए। और अगर ये 0 नहीं है, यानी कि इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, अगर 3 इवेंट होते, 3 इवेंट होते, लेट से 3 इवेंट मैं बना देता हूँ। इवेंट ए है, इवेंट बी है और इवेंट सी भी है। 1 2 3 4, ये आ गया 5 और 6। अब बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार मैं डाइस रोल करूं और कोई भी 2 या कोई भी 3 इवेंट साइमल्टेनियसली अकर हो जाए? आप बोलोगे सर नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर डाइस रोल करते हो 1 आया तो आप बोलोगे इवेंट ए हुआ है बट बी और सी नहीं हुआ है। 2 आया तो आप बोलोगे इवेंट बी हुआ है बट ए एंड सी नहीं हुआ, यानी एक इवेंट और बाकी इवेंट को होने से रोक रहा है। तो यहाँ पर भी इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और अगर मैं अब जानना चाहता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी कि ए इवेंट भी हो जाएगा एंड बी भी हो जाएगा एंड सी भी हो जाएगा, तीनों इवेंट साइमल्टेनियसली अकर हो जाएंगे, तो आप क्या आंसर दोगे? 0। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इसका मेन फॉर्मूला है, ये इसका मेन फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव हैं तो अगर मैं जानना चाहता हूँ कि ए इवेंट या फिर बी इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी अगर मैं डाइस रोल करता हूँ तो क्या चांसेस हैं कि इवेंट ए या फिर इवेंट बी हो जाए, तो आप क्या बोलोगे कि सर डाइस रोल करने पे 1 आया तो इवेंट ए हो गया, अगर 2 आया तो इवेंट बी हो गया, 3 आया तो इवेंट ए हो गया, और 4 आया तो इवेंट बी हो गया, 5 और 6 आए तो ना इवेंट ए हो रहा ना इवेंट बी हो रहा। आपके पास फेवरेबल आउटकम है ये 4 और टोटल आउटकम है 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है? 4/6। क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? ऐसे भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जानना चाहता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, क्या चांस है कि इवेंट ए अकर होगा, तो आप बोलोगे इसे डाइस रोल करने पे अगर 1 और 3 आता है तो इवेंट ए अकर होगा। तो ये 2 फेवरेबल आउटकम है आउट ऑफ 6 टोटल आउटकम्स, तो इवेंट ए के होने के चांसेस 2/6 हैं और इवेंट बी के होने के चांसेस भी 2/6 हैं, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा? 4/6। यही तो आंसर आ रहा था हमारे यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बट कब? अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव होते हैं तब, अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव होते हैं तब। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना। और इवेंट्स अगर एक्सक्लूसिव होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना। अभी तो आपको मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला हूँ थोड़ी देर में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो सिर्फ मैं बेसिक समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है जी। अगला है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान से समझना। एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है? देखो एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है? हमने किसी चीज़ को एग्जॉस्ट कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। एग्जॉस्टिव मतलब क्या है? ख़त्म कर देना। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे इवेंट हैं अगर इन सभी इवेंट के आउटकम्स को ऐड किया जाए तो पूरे सैंपल स्पेस को एग्जॉस्ट कर देते हैं, तो उन इवेंट्स को हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा इस सिचुएशन में जो इवेंट्स हैं ए बी और सी, ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट हैं, क्योंकि इनके अंदर 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे आउटकम्स आ गए सैंपल स्पेस के, यानी सैंपल स्पेस को पूरा एग्जॉस्ट कर दें इन इवेंट्स से। तो इवेंट ए बी सी क्या हो गए? म्यूचुअली
एग्जॉस्टिव इवेंट। बट अगर मैं सिर्फ इवेंट ए और बी की बात करूं, इवेंट ए और बी, तो ये इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि इनने 1 2 3 4 को तो ले लिया, 1 2 3 4 को तो ले लिया, बट 5 और 6 अभी भी सैंपल स्पेस के अंदर बचा है। यानी कि अगर इवेंट के जो आउटकम्स हैं, जो इवेंट के अंदर आउटकम्स हैं, वो अगर उन सारे आउटकम्स को लिया जाए और सैंपल स्पेस को लिया जाए और ये सारे आउटकम सैंपल स्पेस के बराबर दिखने लगे, यानी सैंपल स्पेस में ऐसा कुछ भी ना बचे जो उन आउटकम्स में ना कवर हो रहा हो, तो हम उन इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर अगर हम ए बी और सी की बात करें, ए बी और सी की बात करें, तो ए बी और सी इवेंट्स जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल हैं। और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि इसका मतलब तो ये हुआ सर कि अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो एग्जॉस्टिव भी होंगे ही होंगे हमेशा। मैं बोलूँगा नहीं। अगर आपके दिमाग में ये आता है कि अगर एग्जॉस्टिव है तो हमेशा एक्सक्लूसिव होंगे, तो भी आंसर इज नहीं। अब समझो कैसे। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ, एकदम दिमाग है ना एकदम खोल के रखना अपना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब समझने वाले हो आप लोग। इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। इवेंट ए है, इवेंट बी है। इवेंट ए के अंदर 1 2 5 और 6 आ रहा है। इवेंट बी के अंदर 3 4 और 5 आ रहा है। क्या इवेंट ए और इवेंट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, हाँ या ना? जल्दी बताइए, बताओ भाई, क्या इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ, सभी के आंसर्स का। बोलो भाई, आई एम वेटिंग। आवाज़ मुझे किसी की आ नहीं रही और कोई टाइप करके भी नहीं बता रहा। एक बच्चे का आंसर आया, बाकी भी तो आंसर दो। निशा, अक्षत, पूजा, भावना, आर्यन, आर्यन ने दे दिया, भावना ने दे दिया, पूनम, काजल, सारा बच्चा आंसर दो भाई, बाकी भी आंसर दो। प्रभात, नहीं है। ए और बी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? अगर मैंने डाइस रोल किया और गलती से 5 आ गया, गलती से 5 आ गया, तो आप क्या बोलोगे? सर इवेंट ए भी अकर हो गया और इवेंट बी भी अकर हो गया। इवेंट ए क्या बोलता था कि 1 2 5 या 6 का होना, डाइस रोल करने पे अगर 1 2 5 या 6 होता है तो हम बोल देंगे कि इवेंट ए हो गया। और अगर डाइस रोल करने पे 3 4 या 5 आता है तो हम बोल देंगे इवेंट बी हो गया। और 5 दोनों में कवर हो रहा है, एंड अगर 5 आ जाता है तो आप क्या बोलोगे? इवेंट ए भी हो गया एंड इवेंट बी भी हो गया। और एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? जो अगर एक इवेंट होता है तो वो दूसरे इवेंट को होने से रोकता है। बट अगर 5 आ गया तो इवेंट ए भी हो गया और इवेंट बी भी हो गया। ए ने बी को रोका नहीं, इवेंट बी भी हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ए और बी जो है ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बट क्या इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं, हाँ या ना? कि इवेंट ए और बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं, हाँ या ना? जल्दी बताइए, क्या इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं? बताओ भाई, मैं वेट कर रहा हूँ सभी के आंसर्स का, जल्दी से बताइए। क्या इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं? वेरी गुड, बिल्कुल हैं। क्यों है? क्योंकि अगर इवेंट ए और बी की बात करी जाए तो इवेंट ए और बी ने अपने अंदर वो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर लिए जो सैंपल स्पेस के अंदर हैं। सैंपल स्पेस को पूरा एग्जॉस्ट कर दिया इन लोगों ने। देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 भी आ गया। कुछ भी नहीं बचा सैंपल स्पेस में जो ना कवर कर रहे हो ये इवेंट्स। तो इवेंट क्या हो गया? एग्जॉस्टिव इवेंट हो गए। ये सैंपल स्पेस को एग्जॉस्ट कर देते हैं इवेंट्स, इसलिए इन इवेंट्स को एग्जॉस्टिव बोला जाएगा। ठीक है ना, एग्जॉस्टिव बोला जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, इस सिचुएशन के अंदर का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मेरा आंसर आ जाएगा? आंसर इज नो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? 4/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? 3/6 और आंसर क्या आ गया? 7/6। अगर किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा आती है यानी आपने कुछ गलत किया है, यानी कि ये हमने गलत किया है। यानी कि अगर इवेंट्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होते हैं तो दिस थिंग डू नॉट अप्लाई, ये जो चीज़ है ये अप्लाई नहीं होती। यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं? सिर्फ और सिर्फ तब जब इवेंट्स एक्सक्लूसिव होते हैं। अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव होते तो ये काम अच्छे तरीके से, ये चीज़ अच्छे तरीके से, ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से काम करता।
बट एग्जॉस्टिव इवेंट के केस में फॉर्मूला काम नहीं करता। तो एग्जॉस्टिव इवेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी सर, ये भी तो बता दो फिर। एग्जॉस्टिव इवेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? तो एग्जॉस्टिव इवेंट की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है और वो होती है ये, क्योंकि एग्जॉस्टिव इवेंट क्या करते हैं, सैंपल स्पेस में कुछ छोड़ते ही नहीं, सारा का सारा सैंपल स्पेस खा जाते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं इस केस में कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि इवेंट ए या बी अकर होगा, तो आप बोलोगे कि 1 आएगा तो ए अकर होगा, 2 आएगा तो ए अकर होगा, 3 आएगा तो बी अकर होगा, 4 आएगा तो बी अकर होगा, 5 आएगा तो ए और बी दोनों अकर हो जाएंगे, और 6 आएगा तो ए अकर होगा, और इसके अलावा कोई नंबर है नहीं बचा हुआ। यानी कि अगर आप ये बोलते हो सर कि ए या फिर बी होने की, ए या बी इवेंट अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसका आंसर होगा 100%। यानी कि अगर मैं डाइस रोल करता हूँ तो इवेंट ए या इवेंट बी में से कोई एक इवेंट तो 100% होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इवेंट ए भी ना हो, इवेंट बी ना हो एक डाइस रोल करने पर। इट इज़ इम्पॉसिबल कि ये दोनों इवेंट में से कोई एक इवेंट ना हो, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा 1। तो अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो ऊपर वाला फॉर्मूला काम करता है, और एग्जॉस्टिव होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला काम करता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो एंड एग्जॉस्टिव भी हो, ये चीज़ भी हो सकती है कि इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो एंड एग्जॉस्टिव भी हो। और मुझे सिर्फ एक चेंज करना है, और वो चेंज है A5 हटाने का। और अब देखो, इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो चुके हैं और एग्जॉस्टिव भी हो चुके हैं। यानी कि अगर आप इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये वाली प्रॉपर्टी भी लग जाएगी, और ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये वाली प्रॉपर्टी भी लग जाएगी, ठीक है ना। और अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज लग रही हैं तो मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को मर्ज करके एक चीज़ ये भी तो बोल सकता हूँ, इन दोनों ही प्रॉपर्टीज का राइट हैंड साइड इक्वल कर दो। इसका राइट हैंड साइड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और नीचे वाली प्रॉपर्टी का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और इसका राइट हैंड साइड क्या है 1। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो यहाँ पे लिखा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो यहाँ पे लिखा है, ये दोनों इक्वल हैं, बोल सकते हो। अगर ये और ये एक ही चीज़ लिखी गई है तो इसके आंसर्स भी तो सेम ही होंगे, यानी कि ये ट्रू हो जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 अगर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि इवेंट्स जो हैं वो एक्सक्लूसिव भी हैं एंड एग्जॉस्टिव भी हैं, एक्सक्लूसिव भी हैं एंड एग्जॉस्टिव भी हैं। और अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव प्लस एग्जॉस्टिव नहीं है तो ये चीज़ कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। और इसका रीज़न देखो, एक छोटे से तरीके से समझा देता हूँ। अगर यहाँ से मैं 6 हटा दूँ तो क्या ये चीज़ अब ट्रू प्रूफ कर सकते हो? नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा 3/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा 2/6, और 3/6 प्लस 2/6 5/6 होगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। बट ए और बी इवेंट इस सिचुएशन के अंदर क्या है, इस सिचुएशन के अंदर एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव तो नहीं है बट एक्सक्लूसिव है। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो नहीं लगी क्योंकि किसकी होती है, एग्जॉस्टिव की होती है, बट ये वाली प्रॉपर्टी इस सिचुएशन में लग जाएगी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि 1 2 3 4 5 आने के क्या चांसेस हैं, तो आप क्या बोलोगे 3/6 प्लस 2/6 यानी कि 5/6, ठीक है ना। यानी कि ए इवेंट या बी इवेंट अगर होगा इसके क्या चांसेस हैं, तो क्या बोलोगे 5/6। सिर्फ एक 6 ही तो है, अगर 6 आ जाता है तो हम बोलेंगे इवेंट ए भी नहीं हुआ, इवेंट बी भी नहीं हुआ, ठीक है ना। और 6 आने के चांसेस क्या है 1/6, यानी 6 ना आने के चांसेस क्या है 1 - 1/6 यानी कि 5/6, और वही आंसर आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अलग अलग सिचुएशंस में काम करती हैं। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, और ये सिंपली बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी योर आंसर। अगर इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट को आप साइड रखते हैं, एक्सक्लूसिव हैं, अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव हैं तो ये प्रॉपर्टी काम करती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी काम करती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1। और अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव प्लस एग्जॉस्टिव हैं तो आखिरी वाली प्रॉपर्टी काम करती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक बार 6 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और अगर मैं बाई चांस की बात है यहाँ पर एक और नंबर इंसर्ट कर दूँ, कोई भी 5 लेट से, या 6 ही कर दूँ। अब ए और बी इवेंट्स जो हैं ये
एक्सक्लूसिव नहीं है बट एग्जॉस्टिव हैं, तो हम पहली वाली प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि पहली वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे आपका आंसर 1 से ज़्यादा आएगा, विच विल बी रॉन्ग। बट हम दूसरी वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ तब यूज़ होती है जब इवेंट्स एक्सक्लूसिव भी हो एंड एग्जॉस्टिव भी हो, एक्सक्लूसिव भी हो एंड एग्जॉस्टिव भी हो, तभी यूज़ होती है आखिरी वाली प्रॉपर्टी जो बॉक्स के अंदर है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है जो हमें समझनी है, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें एकदम। तो देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इट मीन्स दैट द इवेंट्स टुगेदर मेक अप एवरीथिंग दैट कैन हैपन। तो इवेंट्स मिलकर के वो एक ऐसा कुछ बना देते हैं कि जो भी चीज़ हो सकती हैं सभी इवेंट उसके सभी आउटकम्स उन इवेंट के अंदर आ जाते हैं। देयरफॉर इफ देयर आर 3 पॉसिबल इवेंट ए बी एंड सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं और वो इवेंट है ए बी सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमेशा क्या होगा? 1 होगा, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ, ये चीज़ हटा दो, ये चीज़ काट दो, ये चीज़ गलत है, इसको आप अपनी बुक्स में से काट सकते हो, ठीक है ना। इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो ये लिखना हमें ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को लिखना, और ये गलत लिखा हुआ है जो भी लिखा हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखिए, इफ़ एस इज़ अ सैम्पल स्पेस जिसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, and E1 and E2 are two events such that E1 consists of number less than 3 and E2 consists of number less than 4। तो E1 एक इवेंट है और E2 एक दूसरा इवेंट है। इसके अंदर क्या है? E1 कंसिस्ट ऑफ नंबर्स लेस देन 3 यानी कि 1 और 2, और E2 क्या है? एन इवेंट विच कंसिस्ट नंबर ग्रेटर देन 4 यानी कि 5 एंड 6। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इवेंट E1 और इवेंट E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है, क्योंकि सैंपल स्पेस के अंदर 2 नंबर ऐसे भी हैं 3 और 4 जो ये इवेंट मिल करके कवर नहीं कर पा रहे। तो इवेंट एक्सक्लूसिव तो है बट एग्जॉस्टिव नहीं है। तो अगर मैं लिखूं कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, तो हम इसमें इज इक्वल टू 1 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि इज इक्वल टू 1 लिखने पर इज इक्वल टू 1 तब लिखा जाता है जब ये एग्जॉस्टिव होते हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये चीज़ कब लिखते हैं? जब इवेंट्स एक्सक्लूसिव होते हैं। देखिए 1 और 2 आने के क्या चांसेस हैं 1 2 3 4 5 6 में से? तो आप क्या बोलोगे? 2/6। और E2 के भी 5 और 6 के क्या चांसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 में आने के, ये भी 2/6। तो आंसर क्या आ गया? 4/6। तो ये 1 2 5 या 6 आएगा, इसके क्या चांसेस हैं? तो आप बोलोगे कि सर 1 2 5 6 जो है ये है आपके फेवरेबल आउटकम, और 1 2 3 4 5 6 है आपके टोटल आउटकम। तो 4/6 विल बी योर आंसर। तो ये देखो सेम आंसर आ गया। तो कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब डी देखो क्या आ गया, अगर इवेंट एक्सक्लूसिव भी हैं एंड एग्जॉस्टिव भी हैं। तो ध्यान से समझना, ये चीज़ कब लिखी जाती है? जब इवेंट्स एक्सक्लूसिव हों। मैंने बताया था ये चीज़ कब लिखी जाती है? जब इवेंट्स एग्जॉस्टिव हों, ठीक है ना। और ये इंटरचेंज करके नहीं लिखा जा सकता हर सिचुएशन में। अब देखो इंटरचेंज करके नहीं लिखा जा सकता का मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं लिखा जा सकता, कभी कभी लिखा भी जा सकता है, ठीक है ना, कभी कभी लिखा भी जा सकता है, बट हर सिचुएशन में नहीं लिखा जा सकता। देखो अगर तो इवेंट एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों ही हैं, तो ये चीज़ लिख लो या ये चीज़ लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इवेंट एक्सक्लूसिव तो है बट एग्जॉस्टिव नहीं है, या एग्जॉस्टिव तो है बट एक्सक्लूसिव नहीं है, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके नहीं लिख सकते, ठीक है ना। यानी कि ये चीज़, मेरा मतलब ये है कि ये वाली प्रॉपर्टी आप सिर्फ तब यूज़ करोगे जब इवेंट्स एक्सक्लूसिव होंगे। एग्जॉस्टिव के लिए ये प्रॉपर्टी यूज़ करना गलत हो जाता है, और ये प्रॉपर्टी आप सिर्फ तभी यूज़ करोगे जब इवेंट्स एग्जॉस्टिव हो। एक्सक्लूसिव के लिए ये प्रॉपर्टी यूज़ करना गलत हो जाता है, ठीक है ना। और रीज़न मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, रीज़न मैंने आपको बता दिया, दोबारा एक बार बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये, तो इसमें आप जितना टाइम मांगोगे मुझसे उतना टाइम दूंगा मैं। ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे इवेंट्स जो हैं वो एक्सक्लूसिव हैं बट एग्जॉस्टिव नहीं है। तो क्या मैं इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ? आंसर इज नो, क्योंकि अगर मैं ए और बी 2 इवेंट्स मानूँ, यहाँ पे सी को हटा दो बी के लिए, थोड़ी देर के लिए ए और बी को 2 इवेंट्स मानूँ, तो ए यूनियन बी क्या 1 होगा? नहीं होगा इस सिचुएशन में, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर सकता।
बट क्या ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ? आंसर इज यस। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि इवेंट्स एक्सक्लूसिव हैं। तो जब इवेंट्स एक्सक्लूसिव होंगे तो पहली प्रॉपर्टी का यूज़ करो, जब एग्जॉस्टिव होंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी का यूज़ करो, और जब एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों होंगे तो अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है इसको इक्वल कर दो, तो ये चीज़ हमेशा ट्रू होगी अगर इवेंट एक्सक्लूसिव भी हैं एंड एग्जॉस्टिव भी हैं। यानी कि जितने भी इवेंट हैं इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस अगर इन सारे एलिमेंट्स को मिला दिया जाए तो सैम्पल स्पेस के बराबर बन जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर मुझे इन इवेंट्स को एक्सक्लूसिव तो है ही, एग्जॉस्टिव भी बनाना है तो यहाँ पे 6 और लिखना पड़ेगा। अभी एक्सक्लूसिव भी बन चुके हैं, एग्जॉस्टिव भी लिख चुके हैं, एक्सक्लूसिव भी बन चुके हैं और एग्जॉस्टिव भी बन चुके हैं। अब इस सिचुएशन में चाहे ये प्रॉपर्टी यूज़ करो, चाहे ये प्रॉपर्टी यूज़ करो, चाहे ये प्रॉपर्टी यूज़ करो, आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो आप, कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। पहली प्रॉपर्टी क्यों यूज़ कर सकते हो? क्योंकि पहली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है जब इवेंट एक्सक्लूसिव होता है और यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव है। ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्यों यूज़ कर सकते हो? क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ होती है जब इवेंट्स एग्जॉस्टिव होते हैं और ये एग्जॉस्टिव भी हैं, और क्योंकि एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं तो ये प्रॉपर्टी भी हमेशा ट्रू होगी। यकीन नहीं होता तो ट्राई कर लो। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना कितना होगा? ये होगा 3/6 प्लस 3/6, और 3/6 प्लस 3/6 कितना होगा? 1। लो जी, आ गया आंसर 1। ठीक है ना। बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। यानी कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जो कि आखिरी प्रॉपर्टी कहती है। तो यही बात थी जो मुझे आप लोगों को समझानी थी। वैसे तो ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, सच बताऊँ इसके अंदर तो, बट आप लोग कई बार कन्फ्यूज हो जाते हो इन चीज़ों को लेकर के क्वेश्चंस करते वक्त, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। यहीं तक था आपका ये टाइप्स ऑफ इवेंट का इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। अब जो इवेंट आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट हमें पता होना चाहिए क्योंकि अब जो इवेंट आने वाले हैं वो बहुत ही ईजी हैं। इक्वली लाइकली इवेंट, अगर एक इवेंट ए है ए, एक इवेंट है बी, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम इन दोनों इवेंट ए और बी को इक्वली लाइकली इवेंट बोल देते हैं। यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये केस, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 3/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? ये भी 3/6। तो हम क्या बोलेंगे कि इवेंट ए और इवेंट बी क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट्स है। बट अगर मैं बी में से एक 6 हटा दूं, अब ये इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल नहीं है। ठीक है ना। बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। जो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना, इनके दो नाम और हैं, एक म्यूचुअली सिमेट्रिक इवेंट और एक इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स। ये इनके दो सिनोनिम्स भी होते हैं। फिर आता है इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कोई इवेंट के होने के चांसेस 0 हो जाएं, फॉर एग्जांपल मैंने एक इवेंट सी बना दिया और उसमें लिख दिया 7। अब मैं डाइस रोल कर रहा हूँ, उसका सैम्पल स्पेस क्या है, उसके टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, और मैं जानना चाहता हूँ कि डाइस रोल करने पे क्या चांस है कि इवेंट सी होगा। तो आप क्या बोलोगे? सर दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, ज़िंदगी भर डाइस रोल करते रहो आप, ज़िंदगी भर, बट फिर भी ये इवेंट कभी नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0 होगी। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में देखो ये लिखा है गेटिंग 7 व्हेन रोलिंग अ डाइस। ठीक है ना। तो अगर आपको सेट से रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप एम्प्टी सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है जी। फिर है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? एक ऐसा इवेंट जिसके होने के 100% चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इवेंट डी बना दिया जिसके अंदर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं जानना चाहता हूँ कि इवेंट डी होने के क्या चांसेस हैं। तो आप क्या बोलोगे? सर अगर डाइस रोल करते हैं 1 आता है तो भी आप बोलोगे इवेंट डी हो गया, 2 आता है तब भी बोलोगे, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, हर केस में आप बोलोगे इवेंट डी हो गया। यानी कि अगर डाइस रोल करते हैं और आप बोलते हो कि इवेंट डी होगा, इसके क्या चांसेस हैं, तो सर मैं तो बोलूँगा 100% चांसेस हैं, क्योंकि इनके अलावा कोई और नंबर आ ही नहीं सकता डाइस रोल करने पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। तो यहाँ पे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम बोल देंगे श्योर इवेंट। पॉसिबल इवेंट क्या होता है? अगर 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 किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच लाई करती है तो उसको हम बोलते हैं पॉसिबल इवेंट। 0 और 1 के बीच लाई करती है तो उसको हम बोलते हैं पॉसिबल इवेंट। ठीक है ना। अगर एग्जैक्टली 1 आ जाता है तो इसको भी हम पॉसिबल इवेंट बोल सकते हैं क्योंकि श्योर इवेंट इज पॉसिबल। ठीक है ना। श्योर इवेंट इज पॉसिबल। बट अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको हम पॉसिबल इवेंट ना बोल करके इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन यहाँ से हटाना है।
ठीक है ना, इक्वल टू का साइन यहाँ से हटाना है। तो अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 या 1 से कम है एंड 0 से ज़्यादा है तो उस इवेंट को हम पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है ना, 0 से ज़्यादा यानी 0 है तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, 0 से ज़्यादा है ठीक है ना तो पॉसिबल है, और 1 या 1 से कम है तो भी पॉसिबल है। अब बोलोगे सर एग्जैक्टली 1 है तो उसको तो हम श्योर इवेंट बोलते हैं, बट श्योर इवेंट भी तो एक पॉसिबल इवेंट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा देखो श्योर इवेंट इज पॉसिबल बट पॉसिबल इवेंट इज नॉट श्योर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना समझने के लिए, कि श्योर इवेंट जो है ये पॉसिबल हो सकता है, कि हो सकता है कि कोई इवेंट श्योर इवेंट हो, बट हर पॉसिबल इवेंट श्योर होगा दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू, कि हर पॉसिबल इवेंट श्योर होगा दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है ना, तो सिर्फ इसी की वजह से यहाँ पर ये वाला साइन आता है स्मॉलर देन इक्वल टू का, कि श्योर इवेंट पॉसिबल होता है बट पॉसिबल इवेंट ज़रूरी नहीं है कि श्योर हो। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से इक्वल टू का साइन हटाना है बस। डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट यानी कि अगर एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट। अगर इवेंट ए हो गया, अब मैं जानना चाहता हूँ कि इवेंट बी होने के क्या चांसेस हैं, तो आप बोलोगे कि सर इट डिपेंड्स कि इवेंट ए का रिजल्ट क्या आया था, तभी हम बता पाएंगे कि इवेंट बी होने के क्या चांसेस हैं। तो इन दैट सिचुएशन क्योंकि बी का आंसर इन्फ्लुएंस हो रहा है ए के आंसर से, तो हम बोलेंगे कि ए एंड बी इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट। इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अकरेंस ऑफ द अदर, बी इवेंट की जो अकरेंस है इन्फ्लुएंस हो रही है ए के होने से, तो ए और बी जो है ये डिपेंडेंट इवेंट है। डिपेंडेंट इवेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये टोटली डिफरेंट होती हैं, इनके जो फॉर्मूलेज होते हैं टोटली डिफरेंट होते हैं। इनमें आप ये वाले फॉर्मूले यूज़ नहीं कर सकते जो हम ऊपर यूज़ कर रहे थे इतनी देर से, ये सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे यूज़ नहीं होते, ना ही ये वाला यूज़ होगा, ना ही ये वाला और ना ही ये वाला। ठीक है ना, चलिए डिपेंडेंट इवेंट के क्या फॉर्मूलेज होते हैं अभी थोड़ी देर में समझेंगे, चिंता ना करें आप लोग, क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट जो है वो हमें डिटेल में पढ़ना है अपने चैप्टर के अगले पार्ट में, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है ना, बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें, जैसे कि जो टाइप्स ऑफ इवेंट है ये हमारे दिमाग में अच्छे से जा करके एकदम मस्त तरीके से बैठ जाए। ठीक है जी, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है 54th। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, हल्का सा मुश्किल है, बट थोड़ा ट्राई करोगे तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो मैं हूँ बताने के लिए, बट मैं चाहूँगा कि एक बार ट्राई करो इसको आप। फिर ये 55th क्वेश्चन अभी ट्राई करेंगे हम लोग। अच्छा मैं चाहता हूँ पहले डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट वाले क्वेश्चन कर लें हम लोग, तो ज़्यादा अच्छा है, ये वाले तो कर ही लेंगे बाद में। देखो 42 क्वेश्चन बोल रहे थे द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट, अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट, इवेंट ए है और इवेंट बी है, इनमें से कोई भी एक इवेंट अकर हो जाए। एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट का ये मतलब है कि कोई भी एक इवेंट कम से कम अकर हो जाए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको निकालना है। ठीक है ना, एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट का मतलब ये होता है, और अगर लिखा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, बोथ द इवेंट एंड एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट में फ़र्क है। और ये क्या लिख रहा है कि इवेंट जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा जा सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला कब यूज़ करता है जब इवेंट्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर इवेंट्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होते यानी इनमें कुछ कॉमन होता है, तो आपको एक बार इन दोनों का जो कॉमन एरिया है उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस करना पड़ता है, क्योंकि जो कॉमन एरिया होता है मैंने आपको याद है बताया था, ये है ए इवेंट, ये है बी इवेंट, तो जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐड करता हूँ तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाती है, और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐड करता हूँ तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाती है। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये वाली प्रोबेबिलिटी दो बार ऐड हो गई है जो इनके बीच में कॉमन है, और इसकी प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी दोनों के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये वाला पार्ट दो बार ऐड हो चुका है तो इस पार्ट को हम एक बार माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाता है। तो यही सेम चीज़ पूछी गई थी और ये था उसका आंसर। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी भी लिखा जाता है।
और ए डॉट बी भी लिखा जाता है, या फिर ए डॉट बी की जगह ए बी भी लिख सकते हो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में कि सर ये क्या लिख दिया, ए बी आपने तो पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है ना। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। और इसी तरीके से यूनियन का भी मैंने आपको बताया था कि इसको ए प्लस बी भी बोला जा सकता है, या ए और बी भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। ये दोनों यूनियन के साइंस होते हैं। ये चीज़ अभी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जो अभी हमने किया नहीं है। ये भी आप नहीं कर पाओगे, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब भी आपको ऐसे दिख जाए ना प्रोबेबिलिटी के अंदर एक इवेंट दूसरे इवेंट से डिवाइड हो रहा हो, तो ये हमेशा याद रखना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है। जब डिपेंडेंट होते हैं इवेंट्स, उसका फॉर्मूला होता है ये हमेशा। तो जब भी आपको ऐसा फॉर्मूला दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो क्वेश्चन जो है वो डिपेंडेंट इवेंट यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी हमें पढ़ना है, याद है ना, मैंने होल्ड पे डाला है जस्ट अभी अभी। देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी हमें पढ़ना है, होल्ड पर अभी है। चलिए क्या करें, और रैंडमली कुछ क्वेश्चन ही करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है ये क्वेश्चन, फॉर टू इवेंट ए एंड बी probability of B is 0.3 and probability of A but not B is 0.4, P of not A is 0.6, then the events A and B are। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक इवेंट A है, एक इवेंट B है, ठीक है ना। इन क्वेश्चन में अगर वेन डायग्राम बनाओगे जल्दी हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी कितनी है, ए बट नॉट बी का क्या मतलब है, सोचो ए बट नॉट बी का क्या मतलब है। ए बट नॉट बी का मतलब है ओनली ए, ए बट नॉट बी का मतलब है ओनली ए, यानी ए माइनस बी, और ये कितनी है 0.4, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और a माइनस बी, ए बट नॉट बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ a बट नॉट बी, यानी b का बिल्कुल भी उसमें हिस्सा नहीं होना चाहिए। a बट नॉट बी, a बट नॉट बी, ये क्या है, ये वाला पार्ट। अगर मैं इन दोनों पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करता और आंसर अगर 1 आ जाता तो मैं a और b इवेंट को एग्जॉस्टिव इवेंट बोलता। याद है आपको, a और b को एग्जॉस्टिव इवेंट कब बोला जाता, जब इन दोनों को ऐड करने से, यानी ये पार्ट ऐड करने से, जो आपको शेडेड पार्ट दिख रहा है, ये ऐड करने से आपका आंसर क्या आता, 1 आ जाता है। यानी ए और बी इवेंट मिला करके अपने अंदर सब कुछ समा लेते हैं, तो आंसर क्या आता, 1 आता। क्या 0.4 प्लस 0.3 1 होता है, नहीं, ये तो 0.7 होता है। यानी कि इनके अलावा और भी मैटर है जो हमारा इस पार्ट में बचा है, सैंपल स्पेस में बचा है, यानी सैंपल स्पेस ए और बी ने मिलकर के एग्जॉस्ट नहीं किया, तो ये ए और बी इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेट अवे नो कर देंगे इस चीज़ को, तो हम बिल्कुल भी नहीं है एग्जॉस्टिव। आगे समझते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का क्या मतलब है, अब ये समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब है कि ए के अलावा सब कुछ, यानी अगर मैं ए वाला सर्कल को, ए वाले सर्कल को मैं पहले हाईलाइट कर लूँ, ए वाला सर्कल, ए वाला सर्कल, इसके अलावा सब कुछ, यानी इस ग्रीन वाले पार्ट को छोड़ दो, इस ग्रीन वाले पार्ट को छोड़ दो, ए वाले सर्कल को छोड़ दो, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें बच गई, यानी कि ओनली बी और रिमेनिंग वाइट वाला पोर्शन, ओनली बी प्लस वाइट वाला पोर्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बोल रहे हैं, 0.6 है। कितनी बोल रहे हैं, 0.6 है। अब बोल रहे हैं कि बताओ ए और बी इवेंट किस टाइप के इवेंट हैं, किस टाइप के इवेंट हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, बहुत बहुत ईजी है ये क्वेश्चन अगर ध्यान से सोचा जाए तो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए क्या आ रहा है, 0.4, ध्यान से सोचना इस चीज़ को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए क्या आ रहा है, 0.4, और ए के अलावा सब कुछ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6। ध्यान से सुनना ये बात, ए के अलावा सब कुछ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6। अगर ऐसे समझो कि P ऑफ ए डैश 0.6 है, तो आप खुद सोच करके बताओ कि P ऑफ ए क्या होगा, 1 माइनस 0.6, बहुत ईजी। यानी कि P ऑफ ए क्या होगा, 0.4। P ऑफ ए कितना है, 0.4, P ऑफ ए कितना है, 0.4। और क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि P ऑफ ए बट नॉट बी, P ऑफ ए बट नॉट बी भी कितना है, 0.4।
अब ध्यान से सोचो इस चीज़ को कि ओनली ए की प्रोबेबिलिटी और ए की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है, ओनली ए की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिल्कुल सेम है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? इस डायग्राम को एनालाइज करो। ये क्या बोल रहा है कि ए वाले सर्कल की प्रोबेबिलिटी और ओनली ए वाले एरिया की प्रॉपर्टी। दोबारा सुनना मेरी बात को। क्या बोल रहे हैं कि ये पूरे सर्कल की इस पूरे सर्कल, ये जो मैं येलो येलो हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये येलो येलो स्ट्रेट लाइन से, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है और ओनली ए यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी, ओनली ए की प्रोबेबिलिटी, ओनली ए, ये भी 0.4 है। क्या ऐसा पॉसिबल है? येलो एरिया और रेड एरिया में तो फर्क है ना भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, सही, इस चीज़ का फर्क है। और ये क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ में कोई फर्क ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, अगर हमारी फिगर्स आ रही हैं तो ऐसा हो सकता है। और ऐसा कब हो सकता है? अगर हम अपना डायग्राम को थोड़ा चेंज करें। डायग्राम को चेंज करना ही पड़ेगा, हमारे ऊपर एक प्रेशर आ गया क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ सेम बोल रहा है, यानी कि ए और ओनली ए बिल्कुल सेम है, यानी कि ए के अंदर बी का कोई हिस्सा ही नहीं है। क्या बात है, क्या मतलब हुआ उसका कि ए के अंदर बी का कोई हिस्सा है ही नहीं। अब देखो, अब ये चीज़ ट्रू प्रूव हो जाएगी। इस डायग्राम के हिसाब से तो नहीं हो रही, ये डायग्राम तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है अगर हम इन फिगर्स को कंपेयर करें तो। बट ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही पिक्चर दे रहा है। ए माइनस बी और ए बिल्कुल सेम आएगा। ए माइनस बी का क्या मतलब है? ओनली ए, कितना है? 0.4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या है? ए वाला सर्कल कितना है? 0.4। अब ये बिल्कुल सही बोल रहा है। और अगर इसका डायग्राम ऐसा बनता है तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर दो इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी कि ए और बी क्या हैं? ए और बी हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऐड करके 1 आ जाता तो इवेंट्स एग्जॉस्टिव हो जाते, बट वो चीज़ हो नहीं रही, वो चीज़ हो नहीं रही। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.3। और इन दोनों को ऐड करने से आंसर 0.7 आ रहा है, यानी कि इवेंट म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे कि भाई इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे, हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है ना? सिंपल, बिल्कुल सिंपल। 30th देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 5/11, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ये तो सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है। 1 माइनस 5/11 यानी कि 6/11 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सुपर डुपर इजी। और ये भी बहुत इजी है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/8 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी ए डैश कितना होगा? तो 1 माइनस 7/8 यानी कि 1/8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/8। लास्ट ऑप्शन होगा शायद ये रहा। ठीक है जी। अगला देखिए, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.4। ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ए का सर्कल ऐसा होगा तो बी का सर्कल ऐसा होगा, यानी इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। ठीक है ना? अब आपको पी ऑफ ए डैश निकालना है, यानी ए के अलावा सब कुछ। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि भाई बी की ज़रूरत ही नहीं थी, क्यों कंफ्यूज करने को दे रहे हो? हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करना है, यानी 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ये चीज़ हमें सिर्फ कंफ्यूज करने को दी है, इसका कोई काम है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर्म्स द इवेंट सैंपल स्पेस बोथ नन। ठीक है ना? क्या लिखा है कि जो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसके सारे पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं? जितने भी पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। हमें पता है कि कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक डाइस रोल कर रहे हैं, तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्योंकि उसका आउटकम हमें पहले से नहीं पता। अब उसके सारे पॉसिबल आउटकम यानी कि 1 2 3 4 5 6, अब इसको हम क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस बोलेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 इज डैश व्हेन द डाइस इज टॉस। तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 क्या है? सैंपल स्पेस है जब एक डाइस टॉस किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं नहीं करा रहा। ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो।
एक क्वेश्चन बोल रहा है विच सेट ऑफ फंक्शन डिफाइन अ प्रोबेबिलिटी स्पेस ऑन ए बी सी, ठीक है ना, ऑन ए बी सी, विच ऑफ द फंक्शन डिफाइन अ प्रोबेबिलिटी स्पेस ऑन ए बी सी। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी स्पेस बताता है, ठीक है ना, ए बी सी पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1। तो क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी तो 0 है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो 1 है। दूसरा क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 2/3 है। और फिर क्या बोलता है कि बोथ ए एंड बी, और डी क्या बोलता है, नाइदर ए एंड बी। अब सुनो, इनमें से कौन सा इवेंट आपको बेसिकली सैम्पल स्पेस, जो भी टोटल पॉसिबल आउटकम है, यानी कि सैम्पल स्पेस में कुछ ना बचे ऐसे समझो, वो बताता है। तो हमें पता है कि भाई अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1 हो जाए तो इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं और सैम्पल स्पेस में कुछ भी नहीं बचता, फिर सब कुछ इवेंट्स जो होते हैं वो अपने अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। तो जो भी ऑप्शन इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो भी क्वेश्चन इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होगा, हम बोलेंगे कि इट डिफाइन अ प्रोबेबिलिटी स्पेस ऑन ए बी सी, यानी कि वो सैम्पल स्पेस डिफाइन करता है। तो कौन सा ऑप्शन सैम्पल स्पेस डिफाइन करता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी तो 0 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1 है। क्या ये 1 के बराबर आंसर? आंसर इज यस, यानी ए ऑप्शन सही है। फिर बी ऑप्शन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 2/3 है। इसका आंसर भी 1 आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि ये भी सैम्पल स्पेस डिफाइन करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए और बी दोनों ही ऑप्शंस सैम्पल स्पेस को डिफाइन करते हैं, यानी कि इन दोनों ही ऑप्शंस में आपका सैम्पल स्पेस पूरा पूरा कवर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन डिफाइन अ प्रोबेबिलिटी स्पेस ऑन एस इज इक्वल टू ए बी सी। अगेन वही सेम क्वेश्चन है, आपको वही सेम चीज़ अप्लाई करनी है कि ए बी और सी की प्रोबेबिलिटी का सम टोटल अगर 1 हो जाएगा तो ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए के अंदर क्या लिखा है, 1/3, 1/2 और 1/4। अगर इन तीनों को ऐड करने से आंसर 1 आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम आगे बढ़ेंगे। तो एलसीएम ले लिया मैंने 12, तो 12 3 4 तो यहाँ पे आ गया 4, 2 6 एंड 4 3 तो हमने जब इनको ऐड किया तो 13/12 आ रहा है, विच इज़ मोर देन 1, यानी कि ये गलत है, यानी कि ये गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन 1 आना चाहिए आंसर, ठीक है ना, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2। एलसीएम ले लिया हमने 6, 3 2 6 1 और 2 3 ये आ गया 6/6 विच इज़ 1, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ऐसे आखिरी देख लोगे 2/3 प्लस 2/3 प्लस 1/4, ठीक है ना। तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी 2/3 और सी की 1/4 है, इन तीनों को ऐड करने से 1 आता तो ठीक होता, वैसे आएगा नहीं क्योंकि बी ऑप्शन सही आ चुका है ऑलरेडी। फिर क्या है, लेट पी बी अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन और सैम्पल स्पेस, ठीक है ना। अब सैम्पल स्पेस के अंदर क्या है, x1 x2 एंड x3, यानी 3 आउटकम्स है, x1 x2 x3। प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम x1 इज 1/4 और जो प्रोबेबिलिटी x1 आउटकम की है वो कितनी है, 1/4। सैम्पल स्पेस के अंदर 3 ही आउटकम है, x1 x2 और x3, और प्रोबेबिलिटी x3 आउटकम की कितनी है, 1/3। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू, तो हमें पता है कि अगर ये आपका सैम्पल स्पेस है तो सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस क्या होती है, 1 होती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, ये 3 ही इवेंट है आपके सैम्पल स्पेस में, इनकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। 1/4 आपको पता है, x2 की प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पता, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 1/3 आपको पता है। लो जी, निकाल लो आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/3, 12 ले लिया एलसीएम मैंने, 12 माइनस 3 माइनस 4, तो आ गया आपका 5/12 आंसर, ठीक है जी, इजी। फोर्थ क्वेश्चन, if probability of a minus b is equal to probability of b minus a, then the two events a and b satisfy the condition। क्या बोल रहे हैं कि a माइनस बी और b माइनस एक बराबर है, ओनली a एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली b एक बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली a एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली b एक बराबर है। तो बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, कौन सी कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर कैसे दोगे आप लोग,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है, याद होगा आप लोगों को। अगर ये मेरा ए है और ये मेरा बी है तो ए माइनस बी मतलब होता है ओनली ए। तो कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये क्या बोलता है कि दोनों बराबर हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है। तो देखो अगर ये उधर जाएगा तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाएंगे, या फिर माइनस माइनस दोनों साइड है काट दो, तो हमारे पास क्या बचा अल्टीमेटली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही बचा, आंसर आ गया। फॉर एनी टू इवेंट ए एंड बी, अगर दो इवेंट ए एंड बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से बड़ा होता है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से बड़ा होता है, आंसर इज नो, छोटा भी हो सकता है भाई, ठीक है ना, छोटा भी हो सकता है। अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये वाला एरिया होगा। क्या इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा इसकी प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा होती है, ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी हो 0.3 इस पूरे सर्कल की, इसकी प्रोबेबिलिटी हो 0.4, एक मिनट रुकना यार। होगा तो ज़्यादा ही, कम तो नहीं हो सकता, दोबारा बना के देखते हैं। अगर मैं इसको 0.8 मानूँ, इसको 0.7 मानूँ, और इसको 5 मानो, ठीक है ना। तो ये चीज़ ठीक है ना, 8 + 7 15 - 5 10, ठीक है ना, सही हो जाएगा ना, 1 आंसर आ जाएगा बेसिकली, ये देखना था मुझे, 1 आंसर आना चाहिए, ठीक है जी, आ रहा है। अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया 0.7, तो आ गया 0.15। क्या 0.15 हमेशा 0.5 से बड़ा होगा, आंसर इज बड़ा तो होना चाहिए, यानी कि ये चीज़ सही तो है, बट इसमें गलत क्या है, इसमें गलत ये है कि ये ए है और यही बी है, ऐसा भी हो सकता है, यानी ए और बी इवेंट जो है बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जांपल सैम्पल स्पेस अगर है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, और ए के अंदर आपके आते हैं 1 2 और 3, और बी के अंदर आपके आते हैं अगेन 1 2 एंड 3, तो इवेंट ए और बी जो बनेंगे वो एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है ना। और इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों की ही कितनी है, 3/6 और 3/6, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे आप ध्यान दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा बस। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। अ, 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 ये पता है क्या हुआ होगा फिर, ये सच में इस ऑप्शन में ना पी होगा ही नहीं, यहाँ पे पी होगा ही नहीं, और इसी वजह से इसका ऑप्शन सी सही होगा। यही एक रीज़न दिख रहा है मुझे, बाकी तो कोई रीज़न दिख नहीं रहा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए इंटरसेक्शन बी लिखा होगा, फिर प्रोबेबिलिटी लिखा ही नहीं होगा। मुझे अभी तक ये लग रहा था कि मिसप्रिंट है, पी लिखा नहीं है, पी मिसप्रिंट है, और ये अज्यूम करके कि पी मिसप्रिंट है मैंने यहाँ पे पी लिख दिया था। बट हो सकता है कि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया हो कभी तो उसमें सच में यहाँ पे पी ना लिखा हो, ठीक है ना, सच में पी ना लिखा हो, और इसलिए ऑप्शन गलत होगा। वरना ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पे पी लिखा होता तो ये ऑप्शन सही है, ये में कुछ गलत है नहीं। तो यहाँ पे सच में पी लिखा नहीं होगा, तो अगर यहाँ पे पी नहीं लिखते तो ये स्टेटमेंट हमें कुछ बता ही नहीं दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए इंटरसेक्शन बी। भाई इंटरसेक्शन बी एक अलग चीज़ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक अलग चीज़ है। तो अगर आपको यहाँ पे लिखना था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते तो समझ भी आता, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी लिखने से तो इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा। और ये चीज़ गलत है, ये हमें पता ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज़्यादा ही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से, कम तो नहीं हो सकता, कम तो नहीं हो सकता। और ये चीज़ ट्रू हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इज इक्वल टू का होना तो मुश्किल है, बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो हम ये सोच करके कि ग्रेटर हो सकता है इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। और स्मॉलर देन इक्वल टू भी गलत है, स्मॉलर देन तो हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है ना। तो अगर आप कोई भी रैंडम एक एग्जाम्पल लो, अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के देख लेना आप लोग, एक इवेंट ए बनाना, एक इवेंट बी बनाना, ठीक है ना, और इसके अंदर कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ लेकर के देख लेना आप लोग, कोई भी रैंडम वैल्यूज़, बट वैल्यूज़ इस तरीके से लेना कि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऐड करो और ये बीच वाली प्रोबेबिलिटी माइनस करो, तो आपका आंसर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आंसर 1 से ज़्यादा रहे तो आपने फिगर्स ही गलत ले लिए हैं। बात समझ आ रही है ना। क्योंकि अगर आप मान के चलो कि ए और बी जो है ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, मान के चलो एग्जॉस्टिव है, ठीक है ना, तो आपका ए और बी का जो यूनियन है, ए यूनियन बी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये 1 होनी चाहिए। तो अब देखना कि भाई हमने जो फिगर्स लिए हैं उसमें ऐसा तो नहीं कि ये चीज़ वायलेटोरी हो, तो फिर वो फिगर्स गलत हैं, ठीक है ना। और अगर आप मान के चलोगे कि भाई ये इवेंट्स जो हैं ये एक्सक्लूसिव हैं, तो एक्सक्लूसिव के केस में तो इनमें से कोई भी चीज़ सही प्रूव कर ही नहीं पाओगे आप लोग, क्योंकि इन सभी केसेस में बेसिकली मोटी मोटी बात है कि ए इंटरसेक्शन भी 0 होगा। तो इन दैट सिनेरियो भी सी सही है वैसे देखा जाए तो, ठीक है ना। अगर इवेंट्स जो हैं ए और बी इवेंट्स जो हैं ये एक्सक्लूसिव हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तीनों ही केसेस में बी सी डी के केस में 0 होगा, ठीक है ना। तो ए प्लस बी स्मॉलर देन 0, ये बात तो गलत हो गई, बट सी बात बिल्कुल ठीक होती और डी बात भी गलत हो गई, स्मॉलर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में भी सी ऑप्शन सही होता। और अगर आप मान के चलते हो कि एक्सक्लूसिव नहीं है एंड एग्जॉस्टिव भी नहीं है, यानी कि इनके बीच में कुछ कॉमन है, और ए और बी इवेंट का टोटल जो है ए यूनियन बी 1 नहीं है, ठीक है ना। ऐसी भी कोई फिगर्स लेकर के चलते हो, फॉर एग्जांपल ये ले लिया 0.5, ये ले लिया 0.3 और ये ले लिया 0.2, इसको ले लिया 0.2, तो ये भी तो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि ए और बी जो है ये एक्सक्लूसिव भी नहीं है और ए और बी जो है एग्जॉस्टिव भी नहीं है, क्योंकि अगर ये एग्जॉस्टिव होते तो 0.5 प्लस 0.3 माइनस 0.2 जो है ये 1 होता, बट यहाँ पे तो नहीं हो रहा, ये तो 0.6 हो रहा है, ठीक है ना। तो आप कोई भी सिचुएशन लेकर के देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट, और आप हर सिचुएशन में देखोगे कि सी ऑप्शन ही सेटिस्फाई होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होगा। ए ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाता अगर यहाँ पे पी लिखा होता तो, बट पी तो लिखा ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि सी ऑप्शन ही बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन वैसे तो ईजी था, बस मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ ये सोच करके कि ये मिसप्रिंट है, शायद यहाँ पे पी नहीं लिखा, पी होना चाहिए था।
बाद में मैंने अपने कन्फ्यूजन को दूर किया, मैंने सोचा पी होगा ही नहीं, इसलिए सी ऑप्शन सही आ रहा है। आइए जी, ये फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बिल्कुल सही फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये गलत फॉर्मूला है, ठीक है जी। और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, गलत फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा होता तो सही होता है, बट यहाँ पे प्लस लिखा है तो ये भी गलत फॉर्मूला है। तो एक ही सही फॉर्मूला है इसका, और वो है फॉर्मूला नंबर बी। ये भी हो गया। 3 इवेंट ABC आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। तो अगर ABC 3 इवेंट है, ABC 3 इवेंट है और ये तीनों ही इवेंट एक्सक्लूसिव है, तो हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये चीज़ हमको अच्छे से पता है। अगर ये एग्जॉस्टिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, 1 होगा, ये भी हमें अच्छे से पता है। और अगर ये इक्वली लाइकली है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा, ये चीज़ भी हमें अच्छे से पता है, ठीक है ना। ये बात एकदम क्लियर है हम लोगों को। अब क्योंकि इवेंट्स इक्वली एक्सक्लूसिव भी हैं एंड एग्जॉस्टिव भी हैं, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मर्ज करके मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है ना। अगर ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, तो 1 एंड 2 का यूज़ करके मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1 होगा। अब मैं सी का यूज़ करके और ये वाली प्रॉपर्टी जिसको मैं 4 बोल देता हूँ, 4 बोल देता हूँ, तो 3 एंड 4 का यूज़ करके देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी जो लिखा है एज इट इज लिख दिया। क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल। क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो थ्राइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया, 1/3। हमें निकालना क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3, आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये, इतना मुश्किल नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 48 क्या है, if probability of A is 3/8, probability of B is 1/3 and probability of B dash is 1/4, then probability of A to the power C यानी A dash is equal to। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो ये चीज़ किसी काम की है नहीं देखा जाए तो। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता हो, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना है, तो मुझे पता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करूँगा अगर मैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आ जाएगा। तो 1 माइनस 3/8, आपका आंसर आ जाएगा 5/8। If probability of A is this, probability of B is this, and the events A and B are independent, then probability of A intersection B is। अब ये बोल रहा है कि events जो है वो independent है। मुझे अच्छे से पता है कि events अगर independent हो जाएं तो probability of A intersection B होता है probability of A multiply by probability of B। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 multiply by 3/5 यानी कि 3/10, आंसर आ गया। If probability of A intersection B is 0.6 and probability of A union B is 0.7 for two events A and B, then probability of A plus B is। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा मुश्किल भी है देखा जाए तो, ठीक है ना। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, नहीं ये इजी क्वेश्चन है देखा जाए तो, ये मुश्किल नहीं है। मुझे जो क्वेश्चन लग रहा था ये वो है नहीं, बेसिकली तो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C, ये होता है फॉर्मूला, हमें अच्छे से पता है। ए यूनियन बी कितनी गिवन है, 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता नहीं है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी गिवन है, 0.6। तो भाई ये माइनस 0.6 जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस 0.6 हो जाएगा, तो 0.7 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा, 1.3। और ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये हमको निकालना था। then probability of A plus probability of B is, तो आंसर आ गया 1.3। if for two independent event A and B, probability of A union B is equal to 2/3, probability of A is equal to 2/5,
देन व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा अटपटा सा, समझ लेते हैं। इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ए और बी, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ऊपर वाले को तो नहीं करना, ये तो इजी था, इस वाले को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो इवेंट्स ए और बी जो है इंडिपेंडेंट है, क्वेश्चन ने बता दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 2/3 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 2/5 गिवन है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन होगा कैसे, वैसे तो आप लोग ट्राई करोगे, हो सकता है आप लोगों से ना भी हो ये क्वेश्चन, बट ईजी क्वेश्चन है, समझा देता हूँ कैसे होता है। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 2/5 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको पता नहीं है तो उसकी जगह हमने कुछ लिखा नहीं है। दूसरी तरफ हमें एक चीज़ और पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमेशा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, ये चीज़ भी हमको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अच्छा इस केस में हमें कैसे पता चल रहा है कि इवेंट्स जो है एक्सक्लूसिव नहीं हैं, क्योंकि अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव होते हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ ही नहीं करते, तो इन दैट केस हम सिर्फ इतना यूज़ करते हैं फॉर्मूला। ठीक है ना, तो हमें कैसे पता चल रहा है कि इवेंट जो है ये एक्सक्लूसिव नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर इवेंट एक्सक्लूसिव होते तो उनके वेन डायग्राम ऐसे बनते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होता है 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 2/3। सोचो 2/3, सोच करके देखो 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है 2/3। ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव होते तो ये किसके बराबर होता, 2/3 के बराबर होता, क्योंकि हमें क्या पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या होता है 2/3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है ना, और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर निकालते हैं तो आंसर क्या आता है 2/3 माइनस 2/5, 15 10 माइनस 6 यानी कि 4/15। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/15 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5 है और इवेंट्स इंडिपेंडेंट भी हैं, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है ना, वैसे तो यहाँ तक करने की जरूरत ही नहीं हम लोगों को, फिर भी मैं बता रहा हूँ कितना होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये कितना है 2/5 और ये कितना है 4/15। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर कितना आता, 8/75। अब हमें क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी गिवन वैसे तो नहीं है, खैर छोड़ो ना, यहाँ तक वही मैं बोल रहा था, यहाँ तक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझो। हाँ, अगर ये इवेंट एक्सक्लूसिव होते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होता। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होता। ठीक है ना, अगर ये क्या होते एक्सक्लूसिव होते तो। ठीक है ना, और इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि इवेंट्स जो है ये एक्सक्लूसिव नहीं है, हमें मानना पड़ेगा, हमें अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए, और इसको अज्यूम करने के पीछे सिंपल सा रीज़न है कि अगर ये एक्सक्लूसिव होते तो ए इंटरसेक्शन बी 0 होता, और अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 होता, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 होता, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर 0 होता, क्योंकि ये 0 होता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना क्वेश्चन में गिवन है 2/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या लिखना पड़ता है इसको 0 करने के लिए, 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाता है 0, यानी कि बी जो है वो एक इम्पॉसिबल इवेंट बन जाता। बात समझ आ रही है ना, अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पर इस फॉर्मूले में, क्योंकि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो ये चीज़ ट्रू होती है,
और अगर हम मान के चले कि इवेंट्स जो हैं ये एक्सक्लूसिव हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो भी होता है, ये भी हमको पता है, ए इंटरसेक्शन भी, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं होता। तो अगर हम बोलेंगे कि भाई इसको हम ज़ीरो लिख रहे हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5 क्वेश्चन में गिवन है, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, ये भी ज़ीरो होगा, यानी बी इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है, तो क्वेश्चन पूरा ख़राब हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में फिर कुछ करने लायक नहीं बचेगा। इसलिए हमें मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर कि इवेंट्स जो हैं ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इवेंट्स जो हैं ये एक्सक्लूसिव नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन कैसे होगा ये समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का हमें आंसर पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये हमारा 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको पता नहीं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको पता है 2/5 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 2/5 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसमें आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना, बहुत आराम से निकाल लोगे आप लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, 2/3 इधर है ही, 2/5 भी इधर ले गए, और 1 - 2/5 हो गया 3/5, तो ये आ गया 15, 5 2 10, 3 2 6 इज इक्वल टू 3/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो जाएगा 4/15 मल्टीप्लाई बाय 5/3, उधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये आ जाएगा आपका 4/9। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन ईजी था, यहाँ से कुछ भी नहीं करना, आपको वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन की। जो टाइम लगा इस क्वेश्चन के अंदर वो मुझे लगा ये एक्सप्लेन करने में कि इवेंट्स जो हैं ये एक्सक्लूसिव नहीं ले सकते हम लोग, हम ये नहीं मान सकते कि एक्सक्लूसिव हैं, और इसलिए हमें ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि अगर इवेंट एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाता है, अगर एक्सक्लूसिव है तो ये फार्मूला यूज़ नहीं किया तो उसकी जगह ये फार्मूला यूज़ किया जाता। तो आपके दिमाग में ये आता है कि फिर सिर्फ इस फार्मूले का यूज़ करके भी तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास ये भी गिवन है, आपके पास ये भी गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो बहुत जल्दी निकल जाएगा इन दैट केस। तो इसलिए मैंने बोला कि ये फार्मूला कब यूज़ करते हैं, जब इवेंट एक्सक्लूसिव होते, और अगर इवेंट एक्सक्लूसिव होते तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता, ज़ीरो होता, और अगर ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो होता और इवेंट इंडिपेंडेंट बी है तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज़ीरो आ जाता। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो का मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का ज़ीरो का मतलब है कि बी जो है वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है। फिर उस केस में तो आपका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का क्या आता, ज़ीरो आता, और ज़ीरो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख भी नहीं रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर क्या था, ज़ीरो आता, ज़ीरो ऑप्शन दिख भी नहीं रहा है। तो इस वजह से हमने बोला कि भाई हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि इवेंट्स जो हैं ये एक्सक्लूसिव नहीं है, और क्योंकि एक्सक्लूसिव नहीं है फिर ये फार्मूला यूज़ होगा, और उसके बाद तो फिर ये आसान है सोल्यूशन इसका, फिर तो कुछ मुश्किल है नहीं बाद में। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये क्वेश्चन तो सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो ए का लिखा हमने 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा 1/4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी लिखा 1/5। हमने एलसीएम ले लिया 20, यहाँ पे आ गया 10 + 5 - 4, 11/20। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था ये। फिर इसके बाद 53rd क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, आपको याद होगा, ठीक है ना। 53rd क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ये क्वेश्चन मैं करा ही देता हूँ, वैसे तो मैं चाहता था आप लोग ट्राई करें, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये आपका ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये आपका स्मॉल बी है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये आपका सी है। तो ये बोल रहे कि एक्सप्रेशन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इन टर्म्स ऑफ ए बी सी इज, तो बोल रहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे कि इवेंट्स जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इन पता ही आपको इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो ये फॉर्मूला यूज होता है। ए डैश को लिख सकते हैं 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और बी डैश को लिख सकते हैं 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है जी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ
ठीक है, जितना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपना इसको ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, minus probability of a multiplied by 1 is minus probability of a, and minus probability of a multiplied by minus probability of b is plus probability of a multiplied by b, यानी a इंटरसेक्शन b। ठीक है ना, बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। 1 की जगह लिखा 1, b के प्रोबेबिलिटी ऑफ b की जगह लिखा स्मॉल b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a की जगह लिखा स्मॉल a, और a इंटरसेक्शन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b की जगह लिखा c। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 माइनस a माइनस b प्लस c। ठीक है ना, डी ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी, तो ये जो लिखा हुआ ना प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसको डी मॉर्गन लॉ से चेंज कर सकते थे ना, वैसे भी कर सकते थे ना? देखो डी मॉर्गन लॉ से चेंज तब कर सकते थे अगर हमारे पास ए गिवन होता। डी मॉर्गन लॉ इस बारे में बात ही नहीं करता। अगर ये जो डैश, हाँ मतलब जैसे कि इसका फॉर्मूला वो हो जाएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो जो जैसे लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसको चेंज करके हम ये भी तो देख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हाँ बिल्कुल। आप ये बोल रहे हो कि सर, आप बोल रहे हो कि सर ए डैश यानी कि हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है ना, आपका ए डैश हो गया, और बी डैश हो गया आपका ये वाला पार्ट। ठीक है ना, और अब हमें बताना है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा। अब देखो ए डैश और बी डैश तो हमने हाईलाइट कर दिया, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि एंड यानी कि इन दोनों में जो कॉमन एरिया है। अब ये वाला एरिया तो कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे येलो है बट यहाँ पे ग्रीन नहीं है, ये वाला एरिया भी कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन है बट येलो नहीं है, और ये एरिया तो कॉमन है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कलर नहीं है। तो कॉमन एरिया आपका कौन सा हो गया, ये वाला एरिया। और इस एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश। ये बोल रहे हो ना आप? और फिर इसमें आप बोल सकते हो कि ए यूनियन बी डैश होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। यही बोल रहे हो ना आप? नहीं सर, तो इसका फॉर्मूला ये नहीं लगा सकते, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? अच्छा, वो दूसरा बोल रहा हूँ, वो भी लगा सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इससे भी आपकी वही सेम सिचुएशन अराइज हो गई, ये वाली नहीं, यही सिचुएशन अराइज होगी, सॉरी। ये ब्रैकेट खोलेंगे जब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये चीज़ अराइज होगी, तो ये सेम सिचुएशन अराइज हो जाएगी, ये वाली। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a minus b is equal to 1/5, probability of a is equal to 1/3, and probability of b is 1/2. What is the probability that out of the two event a and b only b would occur? यानी हमें probability of only b निकालनी है। ठीक है ना, तो अगेन वेन डायग्राम का यूज करके आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग।
तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का मतलब होता है दिस एरिया, दिस येलो एरिया, ठीक है ना। और ये कितना है 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 1/3 है। यानी पूरा का पूरा जो सर्कल है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए 1/5 है। तो अगर मैं 1/3 में से 1/5 माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/5, 15, 5 माइनस 3 यानी कि 2/15, यानी कि दिस एरिया इज 2/15, 2/15। तो जब आप 2/15 और 1/5 को ऐड करोगे तो आपके पास 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 1/2 है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/15 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 2/15, 30, 15 माइनस 4 यानी कि 11/30। आपको क्या निकालना था ओनली बी वुड अकर, यानी ओनली बी की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाल दी 11/30, ठीक है जी। समझ आ गया होगा आप लोगों को, इजी क्वेश्चन है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 1/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 1/2 है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन ए इंटरसेक्शन बी इज। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और हमसे पूछ क्या रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें पता है कि अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उनका ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है 0 होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये आप खुद ट्राई करना। ये 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज 0.3, 0.2 एंड 0.4 हैं। अब बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 3 2 6 4 24 और 0.024 आंसर आ जाएगा आपका। फिर इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर when a dice is rolled then the probability that it is a prime number is। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। ये आपको मैं समझा देता हूँ बट ये अभी आप कर नहीं पाते खुद से, क्यों नहीं कर पाते रीजन भी बता दूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, आउटकम जो है वो एक ऑड नंबर है, आउटकम जो है वो एक ऑड नंबर है। When a dice is rolled, then the probability that it is a prime number is। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक प्राइम नंबर होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। इसका आंसर पहली बात तो गलत है, ए ऑप्शन। अब देखो 1, 3 एंड 5 के अंदर 3 एंड 5 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, 3 एंड 5 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आप बोलोगे कि भाई 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं आउट ऑफ टोटल आउटकम्स। अब टोटल आउटकम्स में आती है दिक्कत, टोटल आउटकम्स में आप लिख देते हो 6 जबकि टोटल आउटकम्स होंगे 3। ये चीज़ समझनी है यहाँ पर और इसका आंसर हो जाएगा 2/3, ये नहीं है 2/3 है। अब मैंने ऐसा क्यों किया समझना, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने एक डाइस को रोल किया और आउटकम जो था वो एक ऑड नंबर था, यानी हमारे पास जो टोटल आउटकम्स अवेलेबल हैं वो क्या हैं ये, यानी हम डाइस रोल कर चुके हैं और हमारे पास जो आउटकम आया वो एक ऑड नंबर आया है, ये भी हमको पता चल चुका है। यानी कि हमारे जो टोटल आउटकम्स हैं वो 1, 3 या 5 में से कोई एक है, ठीक है ना। और अब ये बोल रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आउटकम है वो एक प्राइम नंबर होगा। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि हमारे पास जो टोटल आउटकम्स है वो 6 ना हो करके अब 3 है, क्योंकि एक इवेंट ऑलरेडी अगर हो चुका है और इवेंट क्या है मैंने एक डाइस रोल कर दिया है और जो उसकी प्रोबेबिलिटी है डाइस रोल करने की जो आंसर आया उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/6, यानी वो एक ऑर्डर नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/6। बट हमें जानना ही नहीं है, हमसे पूछ ही नहीं रहा क्वेश्चन, वो जानना ही नहीं चाहता कि ऑड नंबर है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। वो बोल रहा है कि डाइस रोल कर चुके हैं ऑड नंबर आ चुका है, अब बताओ कि जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम बोलेंगे कि भाई अगर आपके टोटल आउटकम 1, 3, 5 है और इसमें फेवरेबल आउटकम प्राइम नंबर 3 एंड 5 हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/3। तो आंसर क्या हो जाएगा 2/3। ये चीज़ आपको और अच्छे से समझाऊंगा मैं जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, क्योंकि इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है और वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना। इस फॉर्मूले के थ्रू एक और बार मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, बट अभी इसको होल्ड पे डालेंगे हम लोग।
59th क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है आज का, फिर बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करना है खुद से, और अगली क्लास में हम मिलेंगे और रिमेनिंग जो पोर्शन बचा है इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर देंगे, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। 59th, ABC are three mutually exclusive and exhaustive events such that probability of A is equal to twice of probability of B is equal to thrice of probability of C. What is probability of C? क्या बोल रहे हैं कि ABC जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं एंड एग्जॉस्टिव भी हैं तो इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो हमको पता है, और वो है ये, ठीक है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सोच करके देखना। हम बोल सकते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही लिख रहा हूँ, उसमें कोई इंटरचेंज नहीं कर रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जगह क्या लिख सकते हैं, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, सोचो, 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एलसीएम लिया, 6 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 उधर चला गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया, 3/11। ऑप्शंस में देखो 3/11 है नहीं, बट अगर मैं 3/11 को 2 और 2 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, 6/12। या फिर आप ये देख सकते हो कि 6/12 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3/11। पता चल गया, आंसर खत्म। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर का कुछ पार्ट जो हमने आज सीखा समझा। अब हमारा जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसका ये समझो कि जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं अदर देन वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट सारे नहीं हुए, कुछ कुछ छूट गए हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें बाकी जो टाइम देना है इस चैप्टर में वो इन वर्ड प्रॉब्लम्स पे देना है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इन पर टाइम देना है बाकी का बचा हुआ, ठीक है ना। देखो कितने सारे क्वेश्चन है, 146 तक है, और इन सबको करने के लिए टाइम लगेगा भी, प्लस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो कि अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कि हम कहाँ पहुँच गए, हाँ जी। तो अगली क्लास में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे अपना, एंड स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, और हमारा चैप्टर हो जाएगा एंड। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास का कोई डाउट है आप लोगों को तो बताओ। आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फिर मिलेंगे वेडनेसडे को। नहीं है, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर सभी को।